17 सितंबर 2025 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का जहाज सऊदी अरेबिया में लैंड करता है। एक सेकंड, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन हुए दोनों कंट्रीज की तरफ से, ये तो आप जानते होंगे। क्या वाकई में रियलिटी यही है जो आपको दिखाया जा रहा है या जो आप अपने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये वही सऊदी अरेबिया है जिसने पाकिस्तान को कभी सीरियस ही नहीं लिया। शुरू से शुरू करते हैं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज में एक ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर सिस्टम है, मगर पाकिस्तान माली तौर पर हमेशा से अनस्टेबल ही रहा। 7 मई 2025, अगर आपको याद हो तो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है। नवाज शरीफ तो ऐसे, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं आपके 5 जहाज हमने गिरा दिए, नहीं कह रहे पाकिस्तान, हाँ कह रहे हैं। इस ऑपरेशन के स्टार्टिंग में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंसमेंट करते हैं कि पाकिस्तान और भारत 2 अलग न्यूक्लियर सिस्टम हैं और अमेरिका जबरदस्ती नहीं करेगा किसी भी मुल्क को सीजफायर करने पर। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान तक इंडिया पाकिस्तान पर बहुत दफा हमला कर चुका था और पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और सबसे बड़ा अटैक करता है और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अचानक सीजफायर कर देते हैं। Immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations. दोनों मुल्कों में इस सीजफायर के बाद बहुत सी बातें होती हैं, मगर अभी के लिए इन सब चीज़ों को एक साइड पे कर देते हैं। इस सीजफायर के बाद बहुत कुछ बदलने लगा। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ सालों पहले पाकिस्तान को धोखेबाज और झूठा बोल रहा था, United States has foolishly given Pakistan billions of dollars in aid called lies and deceit. इसके बाद अचानक पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच करने के लिए इनवाइट करता है। इंडिया पर 50% का टैरिफ लगता है। Most Indian goods will now face a 50% tariff. इन सब चीजों में एक बात आपको समझ में आई जो कि बहुत ही कॉमन है। सऊदी और पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट से पहले 2025 में ही सऊदी अरेबिया अमेरिका में 131 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है और साथ में ये वादा भी करता है कि अगले 4 सालों में 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और भी करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के बाद इजराइल सऊदी अरब पर अटैक नहीं करेगा। मगर अब ये सारी इन्वेस्टमेंट बेकार जा रही थी और इसी तरह की इन्वेस्टमेंट कतर ने भी की थी। कतर की इन्वेस्टमेंट के ठीक 4 महीने बाद सितंबर 9, 2025 को इजराइल कतर के शहर दोहा पर हमला करता है। इस अटैक से हमास के लोग मारे गए और कतर के सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मारे गए। इस अटैक से मिडिल ईस्ट में सारी कंट्रीज को ये समझ आ जाती है कि सारी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक ही है। और अब इन सब के बाद सऊदी अरेबिया, जिसने पाकिस्तान को कभी सीरियस ही नहीं लिया था, उसी पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट करता है। इस पूरी स्टोरी में 2 पॉइंट्स रहते हैं। एक, पाकिस्तान के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज आर्मी पॉलिसी बनाने जा रही है, यानी इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है। और कुछ मेन पॉइंट इसी एग्रीमेंट के, कुछ ऐसे शर्त जो कि आपको क्लियर करते हैं। डिफेंस के नाम पर पाकिस्तान को किसी भी दूसरे मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ ऑपरेशन में, इसमें दोनों मुल्कों की मीडिया या लोगों की अपनी सोचें। हम इस बात पर डिबेट नहीं करने वाले कि किस मुल्क ने जंग जीती या क्या कुछ हुआ उस ऑपरेशन में। सऊदी अरब के पास या किसी भी दूसरे मुल्क को ले लें, इनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहता सिवाय पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के अलावा। आप खुद ही देख लिए सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट की किसी भी मुस्लिम कंट्री को जिसने अमेरिका में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इंडिया के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि ठीक बात है। पाकिस्तान को भी अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट किया। अगर इस मोड़ पर ये सारी कंट्रीज एक नहीं होती तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और पाकिस्तान को भी इसमें शुमार कर ले। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का पहला पॉइंट, अगर कोई भी सऊदी अरब या पाकिस्तान पर अटैक करता है तो दोनों मुल्क इस अटैक का बदला लेंगे। पहला और मेन पॉइंट इस एग्रीमेंट का। इस पॉइंट की वजह से कुछ लोगों या कुछ मुल्कों में टेंशन जरूर होगा। आने वाले दिनों में ये मालूम पड़ जाएगा कि इजराइल क्या स्टेप उठाता है और सऊदी अरब कितना सेफ है इस एग्रीमेंट से। इस एग्रीमेंट का दूसरा पॉइंट, ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन। पाकिस्तान की आर्मी सऊदी से ज्यादा है, मगर सऊदी अरब के पास हर चीज एडवांस है। जेट्स, सबमरीन, लैंड फोर्स यानी टैंक्स वगैरह की टेक्नोलॉजी एडवांस है। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद जहाँ सऊदी मार खा रहा होता है,
वो है एक्सपीरियंस का ना होना। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयर कर सकती है और किसी भी जंग की सिचुएशन में ये कंट्रीज एक दूसरे की डिफेंस सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर शील्ड है, यानी जो एटम बम है, वो भी सऊदी के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस एग्रीमेंट की शर्त के मुताबिक हाँ, पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब सऊदी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये डिफेंस सिस्टम हमेशा के लिए नहीं होगा। इस एग्रीमेंट से जो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है वो ये कि पाकिस्तान सऊदी अरब के एडवांस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है। ये सारे पॉइंट इस एग्रीमेंट में आते हैं। ये एग्रीमेंट कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था, बल्कि बहुत दिनों पहले इन सब चीजों के बारे में बातचीत हुई और इसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुए। फिलहाल के लिए ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान हुआ। बहुत ऐसी सारी वाइब्स या ऐसे रिसर्चर जो कि इन सब चीजों को पर्सनली देखते हैं, उनके मुताबिक ईरान, टर्की या कतर जैसी कंट्रीज भी ऐसे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। बाई चांस अगर ये एग्रीमेंट वाकई में होते हैं तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पाकिस्तान के साथ मिलकर नेटो रूल बना लेंगी। आगे बढ़ने से पहले नेटो के बारे में आपके सारे सवाल क्लियर कर देते हैं। नेटो क्या होता है और काम कैसे करता है? साल 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार की एंडिंग में, यानी दूसरी आलमी जंग तकरीबन खत्म हो चुकी थी। यूरोप पूरा खंडर बन चुका था, लाखों लोग मारे गए। दुनिया 2 बड़ी ताकतों में तकसीम हो रही थी। एक तरफ अमेरिका और साथ देने वाली कुछ कंट्रीज थी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया को एक नए निज़ाम की जरूरत थी, एक ऐसे सिस्टम की जो कि आने वाले वक्त में किसी भी जंग को रोक सकता हो। और फिर अप्रैल 4, 1949 को अमेरिका के शहर वाशिंगटन में एक मुआहदे पर साइन होते हैं और ये मुआहदा था नेटो का, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सादा सा मकसद ये था कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो इसे सब पर हमला समझा जाएगा। शुरू में 12 कंट्रीज नेटो की मेंबर थी, अमेरिका, कनाडा और यूरोप की 10 कंट्रीज थी। ये वो वक्त है जब यूरोप की सारी कंट्रीज डरी हुई थी कि सोवियत यूनियन इन पर कभी भी हमला कर सकता है। सोवियत यूनियन उस वक्त का सबसे बड़ा मुल्क था, 15 कंट्रीज से सोवियत यूनियन बना था। अमेरिका ने मजबूरन फिर नेटो एग्रीमेंट पर साइन किए। वक्त गुजरता गया, 90s में सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया और 15 कंट्रीज अलग हो गई, जिसमें आज भी रशिया नंबर 1 पर आता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद नेटो के मेंबर 12 से बढ़कर 32 हो गए। यही है नेटो की पॉलिसी। अगर किसी एक मुल्क पर अटैक होगा तो बाकी मेंबर कंट्रीज पर भी ये अटैक समझा जाएगा। अब अगर पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज इसी तरह की नेटो एग्रीमेंट करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि इस एग्रीमेंट में चाइना भी शामिल हो सकता है और ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ दुनिया की ताकत अनबैलेंस हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और 32 नेटो मेंबर कंट्रीज और दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान और 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज का एक होना ये पूरी दुनिया को अनस्टेबल करेगा। जैसे वीडियो के दरमियान में हमने आपको बता दिया था कि ये मुआहदा सऊदी अरब या पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। आज अगर इस्लामाबाद और रियाद ने हाथ मिलाए तो कल को तेहरान और दुआ भी हाथ मिला सकते हैं। और अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर चीन और मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होगी तो ताकत पूरी तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी मगरिब से मशरिक की तरफ सिरक जाएगा। वीडियो के आखिर में एक आखिरी सवाल कि इन सब चीजों में इजराइल कहाँ स्टे कर रहा है? आज नेतन्याहू एक अलग ही ख्वाब देख रहा है और वो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का। वो इजराइल जो कि पूरे खित्ते पर काबिज होना चाहता है। पहले जैसे कतर पर हमले किया, इसी तरह के हमले और भी कर सकता है। और याद रहे कि इजराइल का आज भी सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है।